साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए भारतीय काव्य शास्त्र पाठ्यक्रम में मैं भारतीय काव्य शास्त्र में नंदन शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र के बारे में चर्चा करने के बाद हमने कुछ प्रमुख चर्चाएं कला के बारे में करने के बाद हम रस संप्रदाय अर्थात आचार्य भरत को लेकर चल रहे हैं। तो आचार्य भरत के संबंध में हमने इसके पहले ही वीडियो बनाकर डाल दिया है। उसकी उसी कड़ी में लंबी वीडियो हो रही थी, तो हमने अगली वीडियो बनाना चाहा, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मेरी वीडियो लगातार रस संप्रदाय में मैं बना रहा हूँ। तो आज उसी कड़ी में आचार्य भरत से संबंधित जिन्होंने रस संप्रदाय की स्थापना की, उसी रस संप्रदाय में कुछ मैटर अभी बचे हुए हैं जिनको हम पार्ट वाइज करके बनाते चले जा रहे हैं। अभी लगता है 4-5 पार्ट और बनेगा। 2-3 पार्ट बन गया, 4-5 पार्ट और बनेगा। 7-8 पार्ट में रस संप्रदाय खत्म होगा। तो रस संप्रदाय में आज का हमने जो प्रसंग लिया, हमारा जो विषय है, उसमें हम रस विघ्न पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, रस विघ्न। ठीक है, रस विघ्न के बारे में आप लोग जानिए कि रस विघ्न क्या होते हैं। यह बहुत पूछता है, रस विघ्न। ठीक है, रस विघ्न अर्थात रसों का रसास्वादन में जो विघ्न आती है, इसे कोई ग्रंथ या कोई कविता या कोई शायरी कही जाती है, तो वो इस तरह से कही जाती है कि सुनने में मजा आ जाता है। जो मजा आ जाता है वही रसास्वादन है। तो रसास्वादन में आनंद लेने में कोई कविता या कोई काव्य पढ़कर जो आनंद आता है, उस आनंद को लेने में अगर कोई विघ्न आती है, तो वह विघ्न कौन कौन से जो भारतीय काव्य शास्त्रियों ने, उनके प्रज्ञा बुद्धियों ने, जिन्होंने निर्धारित किया कि रस विघ्न कौन कौन सी है, तो उनके बारे में आइए हम जानते हैं। यह प्रश्न पूछता है कि रस विघ्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रस विघ्न के अलावा जो रस दोष के बारे में पूछ देगा, काव्य दोष के बारे में पूछ देगा, लक्षण के बारे में पूछ देगा, तो धीरे धीरे हम बताते जा रहे हैं। तो अभी आज का जो हमारा क्रम है रस विघ्न, अर्थात आनंद लेने में कोई विघ्न या बाधा आती है काव्य में, तो वो कौन कौन से रस विघ्न है जिसके बारे में ये जानते हैं। तो जो रस संप्रदाय में बताया गया है कि रस विघ्न कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 रस विघ्न मारिएगा। जब भी आएगा रस दोष 3 होते हैं, आगे बताएंगे, लेकिन रस विघ्न कुल 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 रस विघ्न कौन कौन से, इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए, ये पक्का पूछता है। ठीक है, रस विघ्न। तो रस विघ्न कौन कितने प्रकार के होते हैं? रस विघ्न कुल 8 प्रकार के होते हैं। कुल 8 प्रकार के होते हैं। रस विघ्न कुल 8 हैं। कौन कौन सा नोट कर लीजिए, कौन कौन से। पहला रस विघ्न रस दोष। रस दोष। दूसरा रस विघ्न कौन सा है? भाव दोष। भाव दोष। तीसरा रस विघ्न कौन है? रसाभास। रसाभास। ठीक है, तीसरा रसाभास, इसको छोटा सा कर लीजिए, रसाभास। तीसरा रस विघ्न है रसाभास। चौथा रस विघ्न है भावाभास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यह पक्का पूछता है। रसाभास, भावाभास, ये 4 रस विघ्न हुए, 4 और हैं। 5वां भावोदय। भावोदय। भावोदय रस विघ्न। 6वां भाव संधि। भाव संधि। भाव संधि रस विघ्न। ठीक है, रस दोष, भाव दोष, रसाभास, भावाभास, भावोदय रस विघ्न, भाव संधि रस विघ्न। ठीक है, भाव संधि रस विघ्न। इसके बाद भाव सबलता रस विघ्न। भाव सबलता। सबलता, भाव सबलता रस विघ्न। और 8वां नंबर पे है भाव शांति रस विघ्न। भाव शांति रस विघ्न।
तो रस विघ्न कुल 8 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, ये कई बार पूछा है, टीजीटी पीजीटी सब में पूछता है। तो रस विघ्न कुल 8 प्रकार के होते हैं। कौन से? रस दोष, भाव दोष, भावाभास, रसाभास, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति। ठीक है, तो आइए पहला जानते हैं, रस दोष किसे कहते हैं। रस दोष, ठीक है, रस दोष किसे कहते हैं। रस दोष के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि रस जिसमें रसों का दोष हो उसे रस दोष कहते हैं। तो रस दोष कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। रस में भाव की व्यंजना होती है, कथन की नहीं। ठीक है, अगर रस में जो रस होता है यह भाव ही क्या है, रस है। तो जो रस होता है इसमें रस में भाव की व्यंजना होती है। भाव की व्यंजना, व्यंजना मतलब भाव की नमक मिर्चा लगाना। जैसे व्यंजना का मतलब जो खाना बनाते हैं तो उसमें सूखा चटनी भी सब कुछ होता है, रोटी दाल नमक वगैरह सब कुछ, रोटी दाल अचार वगैरह उसमें सब कुछ होना। तो व्यंजना का मतलब वही अंजना। जिस प्रकार से अंजना लगाने से आंखें सुंदर दिखती हैं, चेहरा सुंदर दिखता है, और खाना वाना में क्या कई चीजें मिला दिया जाता है, बना दिया अच्छा लगता है। तो उसी तरह रस में भाव की व्यंजना, ठीक है, जो भाव है इसको खूब सजा बजा के नमक मिर्चा लगा करके भाव को जितना प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो रस में क्या होता है, भाव की व्यंजना होती है। लेकिन अगर अगर किसी काव्य में केवल कथन हो, ठीक है, व्यंजना होती है, ठीक है, कथन की नहीं। ठीक है, कथन की नहीं, इतना याद कर लीजिए। पूछता है इस तरह से, रस में भाव की व्यंजना, तो कथन की नहीं है। तो कोई रस है, आनंद लेना चाहते हैं तो उसमें अगर भाव की व्यंजना लगाई गया ना, कि खूब बढ़िया से भाव भाव डाला गया, उसमें नमक मिर्चा लगाया गया है, समझाया गया बढ़िया से, काव्यों का उसमें विवेचन किया गया है काव्यों की तरफ से, तो वह उसमें मजा आता है। तो रस विघ्न में रसास्वादन में मजा आता है। और जिसमें कथन केवल केवल स्टेटमेंट हो अगर, तो उसमें भाव नहीं है। इसीलिए यह क्या है, रस दोष है। इसमें रस में जो भाव नहीं, जिस वाक्य में भाव नहीं हो वह काव्य नहीं हो सकता। वह क्या कहा गया, कोई स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, एक उदाहरण है, कौशल्या क्या करती। कौशल्या कौशल्या क्या करती है, क्या करती। ठीक है, कौशल्या क्या करती है, चुप चुप धीरज धरती थी। चुप चुप धीरज धरती थी। कौशल्या क्या करती, चुप चुप धीरज धरती थी। इसमें कोई भाव नहीं आता है। वो कर, जैसे इसमें वो क्या करती है, चुप चुप धीरज धरती, इसमें कोई भाव नहीं प्रकट हो। जब हम बोल रहे हैं कि अरे इस विकट परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में वो क्या करते हैं, केवल बस धीरज धरती, इसमें कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें रस दोष है। तो रसाभास जब करना हो तो उसमें भाव की व्यंजना होती है। ठीक है, अगर भाव ही नहीं होंगे तो यह रस दोष कहलाता है। तो कौशल्या क्या करती, चुप चुप वो धीरज धरती, बस इतना। इसलिए क्या है, एक स्टेटमेंट है, जो क्या करती, चुपचाप धीरज धरती, इसमें कोई भाव की व्यंजना नहीं हुई, इसीलिए इसको रस दोष कहा गया है। रस दोष के बाद दूसरा है भाव दोष। ठीक है, भाव दोष, रस दोष के बाद भाव दोष। भाव दोष तब आता है जब अनुचित आलंबन के प्रति झुकाव होता है। अनुचित अनुचित आलंबन के प्रति झुकाव, आलंबन आलंबन के प्रति झुकाव। अनुचित आलंबन, आलंबन मतलब होता है कि जिसको आप देख करके आनंदित हो, या उसे देखने पर वो उससे संबंधित के भाव जाग जाए आपके रूप में, तो आप ये आलंबन कहलाता है। कि जहां आप ठहर जाए जाकर के, वही आलंबन है।
तो अनुचित आलंबन के प्रति झुकाव ही क्या है? भाव दोष है। अनुचित आलंबन के प्रति झुकाव ही भाव दोष है। जैसे कोई पुरुष है, ठीक है, पुरुष अगर वो समागम करना चाहता है तो स्त्री के साथ करे तो इसमें भाव का दोष नहीं होगा। लेकिन पुरुष का बकरी से संबंध, बकरी से संबंध, अगर कोई पुरुष स्त्री से संबंध बनाता है तो इसमें कोई भाव दोष नहीं है। लेकिन अगर पुरुष का बकरी से संबंध या बकरी की तरह, बकरी से पुरुष का बकरी के प्रति आकर्षण, बकरी के प्रति आकर्षण, ठीक है, पुरुष का बकरी के प्रति आकर्षण, पुरुष और बकरी का प्रेम, कई कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, बहुत से आपके गांव गिराव में मिलती है घटनाएं, पुरुष और बकरी के बीच संबंध। तो अगर इस तरह से है तो एक उसका एक भाव दोष है, ठीक है। अनुचित आलंबन के प्रति अगर झुकाव हो रहा है तो पुरुष का बकरी के प्रति जो आकर्षण है वह भाव दोष का उदाहरण सबसे अच्छा होता है। उसके बाद रसाभास और भावाभास है, ठीक है। तो रसाभास और भावाभास को आप लोग समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक। मिटाने के बाद तो अब आइए तीसरा और चौथा नंबर पे है रसाभास, रसाभास तथा भावाभास, ठीक है। इसको दोनों को एक ही में शामिल किया गया है, रसाभास और भावाभास। रसाभास और भावाभास दोष क्या है, ठीक है। रसाभास भावाभास दोष, तो रसाभास भावाभास दोष को एक ही साथ शामिल किया गया है, जिसमें नर नर का प्रेम, नर प्लस नर का प्रेम और स्त्री प्लस स्त्री का प्रेम, ये कौन सा दोष है? रसाभास और भावाभास का दोष है। नर का नर से प्रेम या स्त्री का स्त्री से प्रेम, यह रसाभास और भावाभास दोष में आता है, ठीक है। तो पुरुष पुरुष का को आजकल गे सेक्स कहा जाता है, स्त्री और स्त्री को लेस्बियन कहा जाता है। तो नर का नर से प्रेम तथा स्त्री का स्त्री से प्रेम रसाभास और भावाभास दोष के अंतर्गत आता है। या एक नर का कई स्त्रियों से प्रेम, कई स्त्रियों से प्रेम, ठीक है। रसाभास और भावाभास दोष तब होता है जब यह नर नर का प्रेम, या गे सेक्स के बारे में सुने होंगे, या एक नर का कई स्त्रियों से प्रेम, या स्त्री का प्रेम अगर हो तो यह रसाभास और भावाभास दोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। रसाभास और भावाभास दोष के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत श्रेष्ठ का नीच का प्रेम आदि रसाभास भावास, जैसे कोई श्रेष्ठ हो, जैसे राहुल गांधी हो, कोई मजदूर से झाड़ू मारने वाले से अगर प्रेम करने लगे तो ये भी क्या होता है? नहीं, रसाभास भावाभास दोष आता है। अब जैसे राहुल गांधी है, इतने बड़ी हस्ती है, अब पता चले कोई झाड़ू मारने वाले या गटर साफ करना या कोई पागल या कोई इस तरह से बेवकूफ से प्रेम कर ले। मोदी जी की भाई उनकी वाइफ है तो टीचर है वो, हमें वो टीचर है। तो ये रस दोष या रसा दोष, ये भाव दोष या भावाभास, तो रसाभास या भावाभास दोष के अंतर्गत आता है कि कोई नर और नर के बीच, जैसे आजकल गे प्रेम हो रहा है, या लेस्बियन प्रेम, या स्त्री और स्त्री का प्रेम हो, या एक पुरुष का कई स्त्री से संबंध, या एक स्त्री का कई पुरुषों से संबंध, या उच्च व्यक्ति का जो बहुत ऊंचे स्तर पर हो, सबसे निचले स्तर से प्रेम भी क्या होता है? रसाभास और भावाभास दोष होता है, ठीक। तो यह रसाभास भावाभास दोष इस प्रकार से
इसमें बताया गया है। इसके बाद 5वां नंबर पे है भावोदय। भावोदय दोष, ठीक है, 5वें नंबर पे है भावोदय दोष। ठीक है, तो भावोदय में जब एक भाव उत्पन्न और खत्म हो जाए, भावोदय में, भावोदय दोष कब कब कहते हैं कि जब एक भाव उत्पन्न हो, एक भाव उत्पन्न हो, ठीक है, और समाप्त हो। ठीक है, तो भावोदय दोष जो होता है, यह विघ्न, दोष नहीं, यह विघ्न, भावोदय विघ्न मतलब विघ्न पढ़ा रहे हैं ना आपको। तो भावोदय जो विघ्न है, रसाभास भावाभास दोष या दोष या विघ्न तब आता है जब नर नर और स्त्री स्त्री का प्रेम हो, कई स्त्रियों से एक पुरुष का, एक पुरुष का कई स्त्रियों से, इस तरह से प्रेम हो तो रसाभास भावाभास दोष आता है। वही भाव उदय विघ्न जो है, जब एक भाव उत्पन्न हो तो भाव उदय विघ्न माना जाता है या दोष माना जाता है। वही भाव संधि, 6वां नंबर पे भाव संधि। तो भाव संधि जो विघ्न होता है जब दो भाव उत्पन्न और समाप्त हो, जब दो भाव उत्पन्न हो तो क्या होता है, भाव संधि होती है। तो भाव संधि, जब दो भाव उत्पन्न हो तो भाव संधि होती है। ठीक है, आगे 7वें नंबर पे यहां पढ़ा दे रहा हूं भाव सबलता। भाव सबलता, भाव सबलता में जब जब कई भाव हो, जहां कई भाव हो, भाव उत्पन्न हो, ठीक है, जहां कई भाव हो वहां भाव सबलता नामक विघ्न पैदा होता है। और देखिए यहां से याद करने का तरीका, रसाभास भावाभास, स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष का हो गया। भाव उदय जहां एक भाव उत्पन्न हो समाप्त हो, भाव संधि विघ्न जब दो भाव उत्पन्न हो, अर्थात भाव सबलता जहां कई भाव उत्पन्न हो। ठीक है, इसे भाव सबलता विघ्न कहा जाता है। और भाव शांति 8वें नंबर पे है भाव शांति। तो नोट कर लीजिएगा, जगह होगी आपकी किताबों में, कॉपी में। तो भाव शांति मतलब होता है कि जहां भाव उत्पन्न और शांत हो, जब एक भाव उत्पन्न हो और शांत हो, भाव उत्पन्न हो, उत्पन्न हो तथा शांत हो, तथा शांत हो, वहां भाव शांति नामक विघ्न कहा जाता है। उत्पन्न और भाव शांत हो जाएगा, यह भाव शांति नामक विघ्न उत्पन्न यहाँ पर होता है। ये हो गया रस विघ्न। तो हमने बताया कि रस विघ्न कुल 8 है। ठीक है, रस विघ्न 8 है, 8 के बारे में हमने चर्चा करती है। इसको लिख लीजिए, इससे पूछता है, पक्का पूछेगा। इसलिए रस दोष, भाव दोष, रसाभास भावाभास, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति, यह 8 रस दोष रस विघ्न मानेगा। देखिए प्रश्न जब पूछता है तो रस विघ्न और रस दोष अलग अलग है। ठीक है, हमने कहीं कहीं बोल दिया है, उसको मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। तो ये जब भी आएगा तो ये रस विघ्न में आएगा। तो रस विघ्न 8 होते हैं और रस दोष की जब बात आती है तो अलग अलग उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये रस विघ्न है, क्योंकि जब प्रश्न पूछेगा उसमें फंसाएगा। तो रस विघ्न या रस दोष भी मान लीजिए इसको। ठीक है, इसको रस दोष भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फंसाएगा प्रश्न इस तरह से रस विघ्न करके। तो रसों के बारे में आगे भी कई दोष हैं, उसके बारे में बताएंगे हम। तो यह दोष जो माने गए हैं, कौन, 8 गो दोष माने गए हैं। ठीक है, तो रसास्वादन में विघ्न डालने वाली स्थिति ही रस विघ्न कहलाती है और यह 8 प्रकार की होती हैं। अब आइए काव्य दोष के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने रस विघ्न पढ़ा है, अब काव्य दोष के बारे में पढ़ लीजिए। काव्य शास्त्रों में 3 प्रकार के काव्य दोष बताए गए। काव्य दोष यह
तीन होते हैं। जो काव्य दोष होते हैं, ये तीन प्रकार के काव्य दोष होते हैं। पहला शब्द दोष, ये पूछता, ये पक्का पूछेगा, ध्यान रखिएगा। जो काव्य दोष है तीन प्रकार से, कौन कौन से? शब्द दोष, ठीक है, दूसरा अर्थ दोष, ठीक है, एक शब्द का दोष होता है, अर्थ का दोष है, एक रस दोष। ये पूछता है इसमें से कौन सा नहीं है, तो मारिएगा वही जो इसमें से है। ये तो होगा करेगा। तो काव्य दोष तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रस दोष, अर्थ दोष, नहीं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ये तीन प्रकार के काव्य दोष होते हैं। ये पिछली बार कई पीजीटी में भी पूछा है ये कि काव्य दोष कितने होते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से लिखा था, उसमें 8 भी लिखा था। देखिए उसमें 2 लिखा था, 4 लिखा था, 8 लिखा था, 10 लिखा था। तो कोई रस विघ्न को समझ गया था। देखिए जब काव्य दोष के बारे में पूछता है तो यह काव्य दोष, ये तीन प्रकार, एक बार टीजीटी में पूछा था, पीजीटी में, कि काव्य दोष कितने होते हैं, तो लोग रस विघ्न समझ गए थे, तो उसमें 2 4 6 8 दिया था, तो लोग 8 मार के आए। 3 भी ऑप्शन दिया था, तो जो जानते थे वो तो 3 मारेंगे। तो काव्य दोष 3 होते हैं और रस विघ्न 8 होते हैं, ठीक है। रस विघ्न पूछता है तो 8 मारना है, और काव्य दोष पूछता है तो 3 मारना है, ठीक है। आचार्य भरत ने रस को आस्वाद कहा है, ये हमने बता दिया। विभाव अनुभाव संचारी भाव को आस्वाद्य कहा है। आचार्य भरत, एक बार और जान लीजिए। भारत ने, अब आचार्य भरत ने रस को आस्वाद कहा है, ने रस को आस्वाद कहा, आस्वाद कहा है। यहां तक आ रहा है ना? आचार्य भरत ने रस को क्या कहा है? आस्वाद कहा है। तथा विभाव अनुभाव, विभाव प्लस अनुभाव, विभाव अनुभाव प्लस संचारी भाव, प्लस संचारी भाव, ठीक है, इसको इन्होंने आस्वाद्य कहा है। आस्वाद्य, ठीक है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव क्या है, इसे इन्होंने आस्वाद्य कहा। ये कई बार पूछा, बार बार पूछा, याद रखिएगा कि आचार्य भरत ने रस को आस्वाद कहा। आस्वाद मतलब जो मजा लेते हैं, ठीक है। विभाव अनुभाव संचारी भाव को आस्वाद्य कहा। आस्वाद्य मतलब हो गया भोजन सामग्री। जैसे कई प्रकार के भोजन बनाकर रख दिया जाए आपके सामने, तो आपके मुंह में पानी आने लगेगा, यानी कि वो सामग्री है। अब पानी आने लगेगा, जब उसको खाएंगे तो मजा आ जाएगा, तो वो मजा क्या है? आस्वाद है, ठीक है। आस्वाद्य क्या है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव ये भोजन सामग्रियां हैं। तो आचार्य भरत ने रस को क्या कहा? रस को यानी कि जो आप खाएंगे तो मजा आएगा खाने में, उस मजा को उन्होंने आस्वाद कहा है। और विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव को इन्होंने आस्वाद्य अर्थात भोजन सामग्री कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है ये, कई जगह पूछा है। अगर पढ़ेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। इस प्रश्नों से आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। दोस्तों आज ये हमने रस संप्रदाय में अगली कड़ी पढ़ाया। इसके अलावा और भी 2-3 पार्ट और बनेंगे रस संप्रदाय में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।